नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एलएसआई हिंदी मीडियम पे। मैं आप सभी का दोस्त प्रवीण आज से स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12th हिंदी मीडियम के लिए मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं संबंध एवं फलन। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 की सबसे ताबड़तोड़ तैयारी यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन से, चाहे किसी भी हिंदी माध्यम से पढ़ रहे बच्चों के लिए सबसे अच्छी तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूं इस बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। इससे पहले मैंने कुछ चीजें पढ़ाई हुई हैं जो कि पुराने लेक्चर्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग फिर से एक नई सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका नाम होने वाला है संबंध एवं फलन। हमारा सबसे पहला चैप्टर क्लास 12th मैथमेटिक्स का। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है संबंध एवं फलन? संबंध एवं फलन जानने के लिए आपको सबसे पहले कक्षा 11 के समुच्चय का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको कक्षा 11 के समुच्चय के बारे में कुछ चीजें पता होंगी तो आप संबंध एवं फलन में अच्छा कर पाएंगे, अच्छा समझ पाएंगे। लेकिन समुच्चय में क्या चीजें थी, समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, कितने उपसमुच्चय बनते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए एक छोटा सा रिकैप लिया जाएगा, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कक्षा 11 समुच्चय का इस्तेमाल हम संबंध में कैसे करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम संबंध एवं फलन की तैयारी करते कैसे हैं, शुरू कैसे करते हैं। तो संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संबंध एवं फलन का परिचय। जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी नोट्स वगैरह डाउनलोड करने होंगे या फिर इस पूरी क्लास की पीपीटी डाउनलोड करनी होगी, नोट्स या क्लास नोट्स डाउनलोड करने होंगे, हमारे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जा सकते हो और वहां सारे नोट्स, सारे पीडीएफ नोट्स, इस फॉर्म के जितने भी लिखे हुए क्वेश्चंस होंगे जो मैं कराऊंगा, सारे एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे। आप वहां से क्वेश्चंस कॉपी में कंप्लीट भी कर सकते हो। देखिए, चलिए बात करते हैं समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय क्या है, या संबंध एवं फलन हमारे जो चैप्टर का नाम है, हम चैप्टर का नाम संबंध एवं फलन बोल रहे हैं। तो ये संबंध एवं फलन आपने कक्षा 11 में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होंगी इसके बारे में, लेकिन उतने डिटेल से नहीं, क्योंकि कक्षा 11 तो ऐसे ही निकल जाता है। बात तो 10 और 12 में ही बनती है, क्लास 9th ऐसे निकल जाता है, मजा 10th में आता है, और फिर 11 ऐसे निकल जाता है, मजा 12 में आता है, और 12 के बाद कहीं मजा नहीं है। ठीक है, अभी देखिए संबंध एवं फलन। अब संबंध एवं फलन में हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद फलन को एक नया चैप्टर की तरह मान के चला जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। फलन एक अलग चीज है, संबंध एक अलग चीज है। पूरा संबंध जब खत्म होगा उसके बाद फलन स्टार्ट होगा, लेकिन फलन बनता ही संबंध से है। तो ये बात जरूरी है कि पहले आप संबंध पूरा पढ़िए, और संबंध को अच्छा समझने के लिए आपको कक्षा 11 के समुच्चय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, इस चीज को न जानते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा समुच्चय होता क्या है। समुच्चय क्या होता है, पहले आपको वो आएगा तब आपको संबंध आएगा। बात करते हैं समुच्चय के बारे में, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेट। समुच्चय, सेट क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि चूड़ियों का सेट है, चूड़ियों का सेट से कुछ और मत समझना, ठीक है। चूड़ियों का सेट हो गया, तो चूड़ियों का सेट होने का मतलब क्या होता है, कुछ कलेक्शन। सेट का मतलब हमेशा होता है कलेक्शन करना। किसी भी चीज का आप कलेक्शन करिए, वो आप सेट बनाएंगे। लेकिन वो जो सेट बनेगा या समुच्चय बनेगा, वो एक परिभाषित समूह होना चाहिए, वस्तुओं का परिभाषित समूह। वस्तुओं का परिभाषित समूह। अब तुम पूछोगे सर ये परिभाषित क्या होता है? वस्तुओं का परिभाषित समूह। समूह का मतलब बता दिए, समूह का मतलब क्या होता है, कलेक्शन करना। समूह का मतलब कलेक्शन करना। तो वस्तुओं का परिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का परिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। इसका क्या मतलब होगा, परिभाषित समूह। वस्तुओं का समूह तो समझ में आता है, परिभाषित समूह को इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। और डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित करना, सिंपल बात होता है। वेल डिफाइंड का मतलब कि परिभाषित समूह होने का ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप कक्षा में 3-4 बच्चे बैठे हों और सबसे आप ये सवाल पूछिए कि चलो सब लोग अपने अपने 3 पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम लिख के दिखाओ जो कि क्रिकेटर्स हैं, उनमें 3 पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम लिखो। तो हो सकता है कि आईपीएल का सीजन चल रहा है, जिसको जो टीम फेवरेट होगी उस टीम से लिखेगा नाम। लेकिन क्या सभी के नाम सेम होंगे? सभी के नाम सेम तो नहीं होंगे। हो सकता है किसी को विराट कोहली पसंद है तो किसी को रोहित शर्मा पसंद है, या किसी को सीएसके के एमएस धोनी पसंद हो सकते हैं। बातें अलग अलग हो सकती हैं, तो सबके हिसाब से सबका समूह अलग अलग बनेगा, ये बात तो तय है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं, फिर सवाल पूछें,
और ये पूछा जाए कि बताइए आईपीएल के ऐसी टीमों के नाम बताइए जिन्होंने आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है, तो आप उसमें सीएसके और मुंबई का नाम थोड़े लिख देंगे। उसमें आप जब भी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लड़का आरसीबी का नाम लिखेगा। हालांकि दिल्ली ने भी नहीं जीता है, लेकिन सबसे पहले वो आरसीबी का नाम लिखता है। ठीक है, ये बातें हैं, क्योंकि आरसीबी से पता नहीं कैसी दिक्कत सबको रहती है, तो आरसीबी का नाम सबसे पहले लिख देता है। हालांकि पंजाब में भी नहीं जीता, लेकिन उसमें भी लिख देगा। तो अब जब आपसे पूछा जाए कि किसने सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ है या सबसे ज्यादा बार जीता हुआ है, तो आप चेन्नई और मुंबई का नाम लेके आएंगे, ये बात सही है। तो चेन्नई और मुंबई सबके आंसर में होगा, सबके आंसर में होगा। फिर पूछेंगे किसने नहीं जीता, तो आप 3-4 टीमों का नाम लिख देंगे जिन्होंने आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती हुई है। तो ये जब बातें आएंगी तो यहाँ जो समूह बनेगा वो परिभाषित बनेगा। जैसे एक सवाल और पूछा जाए आपसे, सवाल और पूछा जाए, उस सवाल में आपसे ये पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह बनाइए, स्वरों का समूह बनाइए। तो अब सब बच्चे आंसर अपना अपना क्या लिखेंगे? सर बोलेंगे ठीक है सर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह बनाना है, तो स्वर कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? ए, ई, आई, ओ और यू, यही होते हैं। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के समूह है। क्या इस समूह को कभी बदला जा सकता है? ऐसा तो नहीं कोई बच्चा कुछ और लिखे, कोई बच्चा उसमें बी सी डी सब लिख देगा, ऐसा तो नहीं है। अब कोई बच्चा जब लिखेगा तो स्वरों का समूह यही लिखेगा, हमेशा यही समूह बनेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एक परिभाषित समूह है। ऐसा समूह बनाइए, वस्तुओं का ऐसा कलेक्शन करिए कि उसको किसी परिभाषा की जरूरत फिर ना पड़े, वो सबके लिए फिर सही रहे। इस तरीके के समूह को बोलते हैं परिभाषित समूह, और यही समूह हमारा क्या बनता है? समुच्चय बनता है। जैसे हम फिर और एग्जाम्पल्स की बात अगर कर लें, तो और एग्जाम्पल में हमारे सामने सबसे पहला एग्जाम्पल ये आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री, 5 प्रधानमंत्रियों का कलेक्शन लिखिए। भारत के 5 प्रधानमंत्री का कलेक्शन करिए। तो आप प्रधानमंत्री, हो सकता है कि आपको जो फेवरेट होंगे आप स्टार्टिंग वहां से कर देंगे। अब 5 ही तो नहीं रहे, 5 से ज्यादा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 5 से ज्यादा वालों के नाम, कैसे भी क्लास में 3-4 बच्चे थे, 3-4 बच्चों से आपने बोला, सबने अलग अलग नाम लिखे हैं। लेकिन हम बोलेंगे ऑर्डर वाइज लिखो, प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। तो आप स्टार्टिंग करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और वहां से स्टार्ट करके आप 5 लोगों का नाम लिखेंगे जो कि लाइन से होगा। तो ये समुच्चय बनेगा, ना कि पहला वाला जो मैंने बोला कि कोई भी 5 के लिख के दिखाओ। क्योंकि जब भी मैं तुमको चॉइस दूंगा तो सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। अब मैं तुमसे बोलूं कि दुनिया के आप अपनी सबसे पसंदीदा किताबों का कलेक्शन करिए, 3-4 बच्चे क्लास में हो, मैं उनसे बोल दूं कि चलिए आप लोग अपनी पसंदीदा किताबों का कलेक्शन करिए। तो पसंदीदा किताबें तो हो सकता है किसी को जयशंकर प्रसाद की किताबें पसंद है, किसी को सुमित्रा नंदन पंत की किताबें पसंद है, हो सकता है किसी को फॉरेन राइटर की किताबें पसंद आ सकती हैं जो कि बाहर किसी विदेशी ने लिखी हो सकता है ऐसे पसंद आए। तो सब लोग अपनी पसंद वाली किताब को लिखेंगे जब, तो सबका समूह अलग अलग बनेगा, सबका समूह अलग अलग रहेगा। तो इस अलग अलग समूह को आप समुच्चय नहीं बोलेंगे। अब हम आपसे पूछेंगे कि 5 सबसे टॉप मोस्ट, 5 सबसे ज्यादा फेमस किताबों के नाम जो रहे हैं दुनिया में, तो आप सर्च करोगे, देखोगे 5 जो टॉप मोस्ट फेमस वाले आएंगे, उनका नाम अपनी कॉपी पे लिख लो, ये समुच्चय बन जाएगा। बन जाएगा, सिंपल सी बात है। समुच्चय बनाना है तो हमें समूह ऐसा बनाना पड़ेगा जो सबके लिए सेम हो। जैसे मैं तुमसे कहूं कि प्राकृतिक संख्याओं का चयन करो, कोई भी 5 प्राकृतिक संख्या तुम चुन सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा सर 10वीं प्राकृतिक संख्या है, 15वीं प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5वीं प्राकृतिक संख्या है। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में सबके आंसर तो अलग अलग आ गए, तो ये समुच्चय नहीं बन पाएगा। समुच्चय बनाने के लिए अगर हम बोल देते कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए, तो क्या होते प्रथम 5? 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये हम बोलते जबकि प्रथम 5 बनाओ, तो प्रथम 5 वाले में ये सारी चीजें सबके कॉपी में सेम आती, इसलिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा वो एक समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही समुच्चय के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। समुच्चय क्या है? समुच्चय सिंपली वस्तुओं का कैसा समूह है? परिभाषित समूह है। इस समूह को अलग से किसी भी परिभाषा की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही परिभाषित समूह होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह किया तो ए, ई, आई, ओ, यू लिख दिया। ठीक है, अब आप जब कहते हो कि समुच्चय होता क्या, समुच्चय बता दिया। अब समुच्चय बनाने की विधियां होती थी, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। समुच्चय बनाने की अपनी एक विधि होती है, और समुच्चय बनाने की विधि में हम लोग सबसे पहली विधि का नाम लेते हैं, वो होता है रोस्टर। कौन सा मेथड होता है? रोस्टर विधि होती है। एक होती है रोस्टर विधि और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है ए बराबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 1 से लेके कहां तक हैं? 5 तक हैं, और ये समुच्चय है। आपने इनको लिखने के लिए बस नंबर का यूज किया और बीच बीच में कॉमा लगा दिया है।
सर ये बात तो सही है, अगर हम बोलेंगे चलिए 1000 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए तब कैसे लिखेंगे, तो क्या आप कॉमा लगा के 1000 तक लिख लिख के अपनी कॉपी भर देंगे? 1 2 3 4 5 लिखते रहोगे, अभी 5 10 तक होंगे तो लिख लोगे, लेकिन यही संख्याएं जब 1000 तक पहुंच जाएंगे तो क्या 1000 में आप यही रोस्टर का यूज करोगे? नहीं। जो ये लिखने का तरीका है कि नंबर लिख लिख के बीच में कॉमा लगा दो और मझले वाले ब्रैकेट से बंद कर दो, इस वाले तरीके को बोलते हैं रोस्टर विधि। कौन सा विधि बोलते हैं? रोस्टर विधि। ये बहुत बड़े नंबर्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब भी बहुत बड़ा नंबर आएगा तो आप यही करोगे, सर देखिए 1 हो गया 2 हो गया और चलते 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 कहां तक पहुंच जाएंगे? 1000 तक। लेकिन बोलेंगे नंबर भी लिख के दिखाओ तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बहुत बड़े नंबर तक तो सही ही नहीं है। तब तुम यूज करोगे किसका? समुच्चय निर्माण विधि का। समुच्चय निर्माण विधि कहता है कि x एक नंबर है, वो x कहां से आना चाहिए? वो x आना चाहिए प्राकृतिक संख्याओं के समूह से। ठीक है, x एक संख्या है जो कहां से आनी चाहिए? प्राकृतिक संख्याओं के समूह से। और x जो, या ऐसे बने कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1001 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अब बताओ जरा, x एक संख्या है जो कि कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। 1001 से छोटे नंबर कहां तक होंगे? 1001 से छोटे नंबर 1 से लेके कहां तक होंगे? 1000 तक होंगे। इसलिए मैंने कहा कि 1 से लेके 1000 तक के नंबर लिख लो यहाँ पे। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं लगाना चाहता तो वैसे लगा दे। लेस देन इक्वल टू कितना लगा देगा? 1000। इसका मतलब हो जाएगा कि 1000 से छोटी या 1000 के बराबर वाली संख्याएं यहां तक के अंदर लिखी जाएंगी। तो इस तरीके से लिखने का तरीका हमारा जो रहता है वो होता है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, चलिए आपको ये बातें समुच्चय के बारे में समझ में आ गई होंगी। समुच्चय के बाद हम लोग जब कार्तीय गुणनफल के बारे में बात करते हैं तो कार्तीय गुणनफल क्या होता है? अब कार्तीय गुणनफल अगर तुम्हें समझ में आएगा तभी तुम्हें संबंध बनता हुआ दिखेगा। कार्तीय गुणनफल जानने के लिए पहले आप थोड़ा बहुत समुच्चय के बारे में और जानिए। कि मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए तथा बी। समुच्चय ए तथा बी। हम जब बात करते थे समुच्चय के प्रकार के बारे में, समुच्चय के प्रकार कितने होते थे, तो समुच्चय के प्रकार में भी हम कई प्रकार के समुच्चय जानते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय। अब बताओ रिक्त समुच्चय क्या? कुछ प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ के इसके बारे में बात करेंगे कार्तीय गुणनफल क्या होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जैसे हम पूछें आपसे कि बताइए एक हमारे पास इस तरीके से कलेक्शन है AEIOU, तुम कहोगे सर ये तो स्वरों का कलेक्शन है। ठीक है, ये तो स्वरों का कलेक्शन है। मान लो ये तुम्हारा कोई सेट जेड है या कोई भी सेट, मान लो कोई किसी भी तरीके से स्टार मान लो, इस तरीके से ये कोई एक सेट बनाया, एक समुच्चय बनाया। हम बोलेंगे इसके अंदर वो संख्या बताओ जो एक कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। कौन व्यंजन है इसके अंदर? क्योंकि सबके सब तो स्वर के कलेक्शन है, कोई व्यंजन ही नहीं है। हम तुमसे बोलेंगे बताओ यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। बताओ इसके अंदर कौन सी ऐसी संख्या है जो एक विषम संख्या है? कोई है? कोई विषम संख्या नहीं, कोई सम संख्या है। अगर आप समुच्चय के अंदर से जो बोला जाए वो नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब आप जो समुच्चय बनाओगे वो कौन सा समुच्चय रहेगा? एक रिक्त समुच्चय रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोल दूं, एक एग्जांपल हम सिंपली और भी ले सकते हैं। ठीक है, हम ऐसी आईपीएल टीमों का नाम यहाँ पे लिखेंगे जिसने कभी ना कभी ट्रॉफी जीती हुई हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ इसके अंदर से ऐसे लोगों को निकालो जिसने ट्रॉफी कभी जीती ही नहीं है। आपका कलेक्शन ही जब उस तरीके का नहीं है तो आपका समुच्चय उस तरीके का नहीं बनेगा। तो रिक्त समुच्चय वो होता है जहां से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, इसमें कोई विषम संख्या नहीं है, तो इसमें विषम संख्याओं का समूह अगर बनाया जाए तो क्या आएगा? वो फाई आएगा, मतलब वो 0 आएगा। और 0 को हम लोग समुच्चय की भाषा में क्या लिखते हैं? फाई लिखते हैं, रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय को दिखाने का तरीका क्या होता है? फाई से हम दिखाते हैं अपने रिक्त समुच्चय को। और ये तरीका आपको बताएगा कि हम लोग समुच्चय ए और बी पे अब क्या क्या चीजें बनाने जा रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। अब समुच्चय तो आप जान गए कि समुच्चय जब भी बनाया जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को कलेक्ट करके बनाया जाता है, कुछ ना कुछ चीजों का समूह बनाया जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लोग होते हैं। चलिए बात करते हैं उप समुच्चय की। अब आप समुच्चय जान गए तो समुच्चय के बाद जो अगली चीज आपको जाननी है वो जाननी है उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय क्या होता है? देखिए, ए को बी का उप समुच्चय तब कहा जाएगा, तब कहा जाता है यदि ए को बी का उप समुच्चय कब बोलेंगे? जब बी, ए को बी का समुच्चय बोलना है ना, ए को उप समुच्चय बोलना है बी का, तो बोलेंगे ए इज कंटेन्ड इन बी। मतलब कि ए वाला जो होगा वो पूरा का पूरा किसके अंदर चला जाए? बी के अंदर चला जाए। जैसे हम कहते हैं कि मान लो तुम्हारा बी बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 और कितना लिखा है? 5 लिखा है। और आपने जो ए बनाया वो 2 3 और 4 है।
ये है। तो बताइए बी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 हैं, और जबकि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन है, 2 3 और 4 हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ए वाला पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है। ए वाला पूरा का पूरा किसके अंदर हो गया, बी के अंदर हो गया। तो जब ए वाला एलिमेंट बी के अंदर पूरा का पूरा चला गया तो हम बोलेंगे कि ये रहा ए, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर चला गया, बी के अंदर चला गया। ठीक है। तो जब भी कोई एक समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय के अंदर पूरी तरीके से चला जाए तो हम बोलते हैं जो गया वो क्या है, उप समुच्चय है, मतलब कि समुच्चय का बच्चा। ठीक है। ये बी एक समुच्चय है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर कोई लड़का बोले सर यहाँ 1 लगाइए और यहाँ 5 लगाइए, तो क्या ए अभी भी पूरा का पूरा बी के अंदर नहीं है, क्या है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 अगर हम लगा देंगे तब भी ये पूरा का पूरा बी के अंदर चला गया, इसका मतलब ये भी उपसमुच्चय बन सकता है। हम मतलब ये बात बताने जा रहे हैं कि अगर, अच्छा ये बताइए, हमने कहा कि ए पूरा बी के अंदर है, क्या पूरा का पूरा बी ए के अंदर नहीं हो सकता है? देखिए साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा बी के अंदर दिख जाएगा। जब ये बी के अंदर है, ये इसके अंदर है, तो एक ही तरीके से ये हो सकता है। जब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब कि ए और बी आपस में कैसे हैं, बराबर है। जब ए और बी आपस में बराबर होंगे तभी ए वाला बी के अंदर और बी वाला ए के अंदर जा पाएगा। ये कंडीशन होती है, ये आपको समझना पड़ेगा सवाल में। ठीक है, चलिए उपसमुच्चय समझ गए। उपसमुच्चय का मतलब होता है क्या, उपसमुच्चय का मतलब होता है कि सेट से कोई मेंबर निकाल के बनाए जाएंगे। जैसे ए के अंदर आपने निकाला 2 4 6 8 10 और 12, ये आपका ए है। हम बोलेंगे चलिए इसका सबसेट बनाओ, यानी कि उपसमुच्चय बनाओ। तुम कहोगे सर बी बराबर क्या होगा, इसके अंदर से उठा के बनेंगे। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये बना दिया। कोई लड़का बोलेगा सर हम बी बराबर कुछ नहीं उठाएंगे, मतलब क्या उठाएंगे, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब मैथ में क्या होता है, सेट में क्या होता है, फाई। कुछ नहीं का मतलब जो होता है वो फाई होता है। देखो अब कितने समुच्चय या कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, ये बात जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात जाननी इंपॉर्टेंट है कि कितने समुच्चय या कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में, हालांकि ये चीज तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये चीज जाननी चाहिए जरूर कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर में कितना होता है, n। फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या अगर हमें निकालनी होगी तो उसको हम लिखते हैं कितना, 2 के पावर में कितना लिखेंगे, n लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम यहां से कर लें, तो एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि मान लो ए है, ए के पास कितने लोग हैं बेटा, 1 2 और 3 लोग हैं। इसके पास 3 लोग हैं, तो ऐसा लिखते हैं कि ए में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ए में अवयवों की संख्या 3 है। हम बोलेंगे ए के सभी उपसमुच्चय बताओ, ए के सभी उपसमुच्चय बताओ, कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं इसके अंदर। तो तुम बोलोगे ये बात हमसे कि सर फॉर्मूला जो होता है वो 2 के पावर कितना होता है, n होता है। तो कितने लोग हैं इसके अंदर, 3 लोग हैं, तो 2 के पावर में कितना बैठा देंगे, 3। कौन बनेगा वो, 8 लोग इसके उपसमुच्चय में होंगे। कौन कौन होंगे इनके उनको लिख लेते हैं एक बार, देखो कौन कौन होगा। पहला उपसमुच्चय होता है खाली समुच्चय, कौन सा, खाली समुच्चय। दूसरा उपसमुच्चय होता है 1 2 और 3, जो वो है वो खुद ही उपसमुच्चय बनेगा, क्योंकि मैंने बताया बराबर होंगे तब भी उपसमुच्चय बन सकता है। तो 2 तो आपको पहले ही लिख देना है। किसी भी समुच्चय के 2 उपसमुच्चय हमेशा होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा रिक्त समुच्चय और एक होगा वो खुद का खुद समुच्चय, खुद का उपसमुच्चय जरूर होगा। अब चलो उससे छोटे छोटे लोग चुनो, कौन कौन बन सकता है। हो सकता है कोई खाली 1 लेके बना ले, हो सकता है कोई खाली क्या बना ले, 2 ले ले, हो सकता है कोई खाली 3 पकड़ ले, हो सकता है कोई 1 और क्या पकड़ लेगा, 2 पकड़ लेगा, हो सकता है कोई 2 और 3 पकड़ ले, हो सकता है कि फिर 1 और क्या पकड़ा जा सकता है, 3। अब बताइए इससे ज्यादा कुछ बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और कितने बन गए, 8 आ गए। हमने बताया था ना कि 8 उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या आपसे पूछा जाए कि कम से कम कितने बन सकते हैं, तो कम से कम 2 हमेशा रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा रिक्त समुच्चय और एक रहेगा वो खुद समुच्चय, अपना उपसमुच्चय जरूर होता है। तो ये दोनों तो हमेशा रहेंगे। इनको आपको हमेशा याद रखना है कि समुच्चय का उपसमुच्चय कभी खाली नहीं होगा। अगर कोई समुच्चय है तो उसका 2 उपसमुच्चय हमेशा रहेगा, एक वो सेट यानी कि एक समुच्चय खुद ही, और एक रहेगा हमेशा रिक्त समुच्चय रहेगा। क्यों बात समझ लो कैसे।
क्योंकि मान लो अगर तुम्हें उप समुच्चय बनाना है, उप समुच्चय बनाना, तो उप समुच्चय बनाया किसका जाता है? समुच्चय का। और जब समुच्चय के अंदर कोई रहेगा ही नहीं तो उप समुच्चय बनाओगे कहां से? तो समुच्चय के अंदर कोई रहेगा तब तो उप समुच्चय बनेगा। और कोई रहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कम से कम कितने लोग रहने चाहिए? एक लोग। और अगर तुम अपने सेट में खाली कम से कम एक लोग को जगह दोगे तो बताओ फॉर्मूले के हिसाब से n ऑफ a, मतलब a में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। और फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है? 2 के पावर कितना है? n है। तो यहाँ 2 के पावर में 1 चढ़ाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? 2 मिलेगा। यानी कि अवयवों की संख्या या उप समुच्चयों की संख्या कम से कम कितनी आएगी? 2 आएगी। क्योंकि समुच्चय में कम से कम एक लोग रहने चाहिए और समुच्चय में कम से कम एक लोग हैं तो उनके उप समुच्चय कितने होंगे? 2 लोग तो जरूर होंगे। ठीक है, चलो ये सारी की सारी बातें, इसका स्क्रीनशॉट आपको रखना है, ठीक, ताकि इन चीजों को आप फिर नोट कर लें, ताकि हमें फिर कार्तीय गुणनफल बताना है, मैं यही कार्तीय गुणनफल बताऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्तीय गुणनफल के बारे में। क्या है कार्तीय गुणनफल? इन चीजों को नोट करना है, कॉपी आप थोड़ी अच्छी से बनाइए। इन चीजों के जितने सवाल मैं लगवाऊंगा वो सवाल सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सारे ही कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा और हमें संबंध एवं फलन यहीं से जानना भी है। ठीक, कार्तीय गुणनफल, गुणनफल का मतलब तो हम जानते हैं, अब कार्तीय क्या है? देखो, आपने कभी ना कभी क्लास 10th में आपने कार्तीय का मतलब समझा होगा। निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ते थे आप, तो उसमें आप एक पॉइंट लिखते थे, पॉइंट लिखते थे एक्स और वाई, एक्स और वाई। इस एक्स वाले पॉइंट को आप बोलते थे भुज और इस वाले पॉइंट को आप कहते थे कोटि। ठीक है, जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है तो आप कहते थे सर ये वाला पॉइंट कहाँ का है? कौन से अक्ष का है? एक्स अक्ष का पॉइंट होता है। और ये वाला पॉइंट कहाँ का होता है? वाई अक्ष का पॉइंट होता है। और दिखाने के लिए इसको लाइन पे दिखाते हैं, तो एक्स पे कितना कदम? 2 कदम, और वाई पे कितना कदम? 3 कदम। तो सर इसके सामने पॉइंट यहाँ कहीं यहाँ बैठा होगा, ये लिखते थे, ऐसे बताते थे। तो भुज और कोटि का जो ये जो पेयर होता है, जो जोड़ा होता है, इसी जोड़े को हम कहते थे क्या? इस जोड़े को बोलते थे क्रमिक युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमिक युग्म। इसमें बदल नहीं सकते तुम, ये नहीं कि तुम y को इधर x को इधर कर दो। अपने से पहला वाला नंबर किसका है? x का है, और दूसरा वाला नंबर किसका है? y का है। इस पेयर को, यानी कि इस पेयर को हम लोग बोलते हैं क्रमिक युग्म। ठीक है, और इसी क्रमिक युग्म में से तुम्हें क्या चीज अब यहां समझनी है वो देखो। ठीक है, अब तुम्हें यहां क्या समझना है? कार्तीय गुणनफल का मतलब होता है कि माना दो समुच्चय ए तथा बी हैं। आपके पास 2 समुच्चय ए और बी हो गए। कार्तीय गुणनफल हमेशा कितने लोगों का होगा? 2 लोगों का होगा। तो कार्तीय गुणनफल का मतलब होता है कि 2 लोग आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और 2 कैसे होंगे? 2 समुच्चय होंगे। वो 2 समुच्चय हैं। 2 समुच्चय ए और बी आप ले लीजिए। आप ए और बी का क्या कर दीजिए बेटा? ए और बी का कर दीजिए गुणा। ए और बी का क्या कर देंगे? गुणा। और इस गुणा को लिखते कैसे हैं? गुणा करते कैसे हैं? मैं बता देता हूं गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने के लिए आपको पहले ए में से एक लोग उठाने पड़ेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाइए। ए में से एक एलिमेंट उठाया तो क्या लिख देंगे? स्मॉल ए। और बी में से अगर कोई उठाना है तो लिखिए स्मॉल बी। किस तरीके से है कि ए कहां से आया है? ए आया है कैपिटल ए से, और बी कहां से आया? कैपिटल बी से, यहीं से आया है। इस प्रकार के गुणा को ही हम लोग बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। कुछ करना नहीं है, ए बराबर तुमको दिया जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल चीजें, मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल चीजें बड़ी ज्यादा खुलती हैं। ए बराबर मान लो तुम्हारे पास 2, 3 और कितना लिखा हुआ है? 5। बी बराबर तुम्हारे पास मान लो लिखा हुआ है 4 और 6, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हम तुमसे कहते हैं कि फाइंड, यानी कि ए क्रॉस बी ज्ञात करो। ए क्रॉस बी ज्ञात करो, तो तुम ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए क्या कर दोगे? देखो, ए क्रॉस बी निकालना है ना, तुम बोलोगे सर आपने गुणा का मतलब ये बताया है कि पहला ऐसा ऐसा बनाना है। कार्तीय गुणनफल में हमेशा ऐसे ऐसे लोग बनते हैं, यानी क्रमिक युग्म वाले बनते हैं। और वो क्रमिक युग्म बनने के लिए पहला वाला आदमी कहां से आना चाहिए? पहले वाले समुच्चय से। दूसरा वाला आदमी कहां से आना है? दूसरे समुच्चय से। देखो, तुम कहोगे सर ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहला वाला आदमी किसको पकड़ते हैं? 2 को, जो कि कहां से लाना है? ए से लाना है। तो ए से हम क्या पकड़ लिए? 2 पकड़ लिए। अब हम 2 का रिलेशन किससे बनाएंगे? सबसे पहले किससे करेंगे? 4 से। बच्चे क्या करते थे? गुणा कर देते हैं, इसको समझते हैं कि ये गुणा है तो इसका गुणा कर दीजिए। गुणा नहीं करना है, पहले वाले को दूसरे वाले से लिखना है। अब ये कहोगे कि अभी भी 2 है, 2 का पहले किससे करना पड़ेगा? आप 6 से। तो बताओ जरा, हमने ए से एक आदमी पकड़ा, इस ए वाले आदमी का हमने बी के दोनों आदमी के साथ कार्तीय गुणनफल कर दिया ना। यही है कार्तीय गुणनफल, जिसमें आपको बस ऐसे लिखना है, गुणा नहीं करना है। अब देखिए, अब कौन आएगा? 3 आएगा। तो 3 का करोगे तो कितना आएगा? 3, 4 आएगा। 3 कितना आएगा? 6 आएगा। उसी तरीके से 5 आएगा तो आएगा 5, 4 और कितना बन जाएगा? यहाँ पे 5, 6 बन जाएगा। हो गया कार्तीय गुणनफल, हो गया कार्तीय गुणनफल। ऐसे ही आपको कार्तीय गुणनफल करना है जब भी आपको 2 लोग बराबर दिखे। मान लीजिए कि
A1 B1 ये बराबर आपको दिख रहा है किसके, A2 B2 के बराबर दिख रहा है। नोट पॉइंट लिखिएगा, सबसे नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको A1 B1 बराबर A2 B2 दिख रहा है तो सिंपल बात है कि पहला वाला आदमी किसके बराबर होगा, पहले के बराबर होगा, मतलब कि A1 बराबर A2 हो जाएगा, और उसी तरीके से B1 बराबर क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। B1 बराबर कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। यही है, आपको ऐसे ही पढ़ना है कि A1 A2 के बराबर है, B1 B2 के बराबर है। यहां से आप इनका मान भी निकाल सकते हो, आगे चल के मान भी निकाला सकता है। अगर हमने बताया कि A क्रॉस B में इतने लोग हैं, जरा देख लो A के अंदर अवयवों की संख्या कितनी थी। A के अंदर 1 2 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। B के अंदर कितने लोग थे, B के अंदर 2 लोग थे। तो बताओ गुणा करने के बाद कितने लोग बने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग। यानी एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में यहां से निकल के आ रहा है कि अगर तुम्हें A क्रॉस B मतलब कि कार्तीय गुणनफल में कितने लोग होंगे वो निकालना है, तो आपको A के लोगों को B के लोगों से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और वहां से आप फॉर्मूला निकाल के देख लो, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको यहीं से कार्तीय गुणनफल समझना है। अब कार्तीय गुणनफल आपको संबंध से पहले क्यों पढ़ाया गया, ये बात जाननी इंपॉर्टेंट है कि कार्तीय गुणनफल को हम संबंध से पहले क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, अब यहां से अपनी भाषा में हम संबंध का यूज करने वाले हैं। 2 संबंधित है किससे, 4 से। ठीक है, हम यही सब संबंध का यूज करने वाले हैं कि 2 संबंधित है 4 से, 2 संबंधित है 6 से, 3 संबंधित है 4 से, 3 संबंधित है 6 से, 5 संबंधित है 4 से, 5 संबंधित है 6 से। ठीक है, अब यहां से संबंध वाली भाषा आएगी। तो बताओ ये संबंध बना, ये जो रिलेशन बना, ये रिलेशन बना किससे, कार्तीय गुणनफल से। ठीक है, संबंध जो बना वो संबंध बना कैसे, कार्तीय गुणनफल से। इसलिए आपसे कोई पूछा जाए कि संबंध जो आता है वो आता कहां से है, तो संबंध आता है कार्तीय गुणनफल से। कार्तीय गुणनफल के अंदर बैठे हुए लोग हमको ये बताते हैं कि पहला वाला आदमी दूसरे वाले से कैसे संबंधित है। देखो, ये एक परिवार के लोग हैं, किस परिवार के हैं, परिवार ए के लोग हैं, और ये परिवार बी के लोग हैं, तो ये परिवार बी के लोग हैं। तो परिवार ए का आदमी परिवार बी के आदमी से संबंधित है कि नहीं है ना। तो संबंध वाली जो बात निकल के आई है वो क्या पढ़े हो तब आई है, क्या पढ़ने से आई है, कार्तीय गुणनफल पढ़ने से आई है। इसलिए अगर पूछा जाए, अच्छा बताओ संबंध को इंग्लिश में क्या बोल रहे हो, रिलेशन। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोल रहे हो, तो रिलेशन के आगे क्या है, आर है। तो जब भी संबंध दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आर जो होता है, अच्छा बताओ अब अगर संबंध निकल के आ रहा है कार्तीय गुणनफल से, संबंध जो है वो कार्तीय गुणनफल से निकल के आ रहा है, तो कौन बड़ा होगा, कार्तीय गुणनफल बड़ा होगा कि संबंध बड़ा होगा। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो संबंध है ये एक बाल्टी है, संबंध जो है वो एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, और जो कार्तीय गुणनफल है, जो कार्तीय गुणनफल है वो पूरा का पूरा एक कुआं है, वो पूरा का पूरा क्या है, एक पूरा का पूरा कुआं बना हुआ है। तो संबंध हमारा एक बाल्टी है और कुआं है कौन, पूरा का पूरा कार्तीय गुणनफल। तो एक बाल्टी पानी आप कहां से निकाल सकते हो, कार्तीय गुणनफल से। इसका मतलब ये है कि हम जब चाहें तो कार्तीय गुणनफल में से किसी को पढ़ के निकालेंगे बाहर, तो एक संबंध निकलेगा ही निकलेगा। कौन निकलेगा, तुम कहोगे सर इस कार्तीय गुणनफल में से खाली 2 और 4 को बाहर लेके आइए, तो क्या बोलोगे, 2 संबंधित है किससे, 4 से। अगर हम बोलेंगे नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें 5 और 6 निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे 5 किससे संबंधित है, 6 से, है ना। कोई बच्चा बोलेगा हमको ये और ये दोनों चाहिए, कोई बोलेगा हमको सब चाहिए, कोई बोलेगा हमको ये और ये चाहिए, कोई बोलेगा हमको ये और ये चाहिए। तो आप जो भी चीजें निकाल रहे हो वो कहां से निकाल रहे हो, कार्तीय गुणनफल से निकाल रहे हो। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रिलेशन आर होता है वो उप समुच्चय होता है किसका, ए गुणे किसका, बी का। अब बताओ उप समुच्चय हो गया तो बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, समुच्चय बड़ा होता है कि उप समुच्चय, समुच्चय बड़ा होता है, उप समुच्चय तो उससे छोटा होता है, समुच्चय का बच्चा होता है उप समुच्चय। तो कौन छोटा होगा, ये छोटा होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा किसके अंदर चला गया है, ए क्रॉस बी के अंदर, यानी कार्तीय गुणनफल के अंदर चला गया है। तो ऑप्शन के लिए बताया मैंने, एमसीक्यू जब तुमसे पूछा जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न जब आएंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा रिलेशन सही है या इसमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको ये पहचानना है कि जो रिलेशन यानी कि संबंध होता है वो या तो छोटा होगा या तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, कार्तीय गुणनफल के। कोई बच्चा बोलेगा जितना भी कार्तीय गुणनफल में सबको निकाल के तो हम सबका रिलेशन बनाएंगे, तो बराबर हो जाएगा ना रिलेशन उसके। इसलिए कह रहे हैं कि रिलेशन हमेशा कार्तीय गुणनफल के बराबर या उससे छोटा होगा, और इसमें आपको ये वाली बात जाननी बड़ी जरूरी है। ठीक है, बहुत चीजें अगर दिमाग में ना जाए तो बहुत गोच-पोच नहीं करना है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते रहोगे चीजें आपको क्लियर होंगी। लेकिन बस इतना जानना है कि कार्तीय गुणनफल करते कैसे हैं, कार्तीय गुणनफल के अंदर बैठे हुए लोगों को पढ़ा कैसे जाता है। जैसे हम इसको पढ़ रहे थे, 3 संबंधित है किससे, 6 से,
5 संबंधित है 6 से, 3 संबंधित है 6 से, 3 संबंधित है 4 से। देखो कभी ऐसे पलटना मत अपने से कि 3 6 से है तो जबरी सर 6 3 से हो गया, तो सर वही बात तो है 3 6 6 3, नहीं भाई अलग हो गया। देखो ए के परिवार में कौन था, 3 था, और बी किस परिवार का आदमी था, ये जो है ये बी का आदमी था, और ये किसका आदमी था, ए का आदमी था। आप उसको पलट दोगे अगर तो ये कहाँ का आदमी बन जाएगा, ए का हो जाएगा, बी का, जो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए कभी अपने से नहीं पलटना है, जब सवाल में बोला जाए तभी आप ऐसा करिए, अदरवाइज मत करिएगा, ठीक है। चलिए कार्तीय गुणनफल की बात समझ में आ गई। अब आते हैं संबंध का परिचय में कि अब संबंध बनाना कैसे है। संबंध बनाने के लिए क्या है, संबंध बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि कार्तीय गुणनफल आपको करना होगा। तो मान लीजिए कार्तीय गुणनफल की पूरी जो परिभाषा रहती है वही अपनी परिभाषा पूरी संबंध की भी होती है, ठीक है। माना दो समुच्चय ए और बी हैं, माना दो समुच्चय ए तथा बी हैं, तो ए और बी के दो लोगों का आपस में रिलेशन बनाया। रिलेशन किससे लिखेंगे बेटा, आर से लिखेंगे। तो रिलेशन में बैठेगा कौन, रिलेशन में बैठेंगे कौन कौन, दो लोग। रिलेशन में कौन कौन बैठेंगे, दो लोग बैठेंगे। जो चीजें मैं बता रहा हूं तो सुनना, सॉलिड तरीके से याद रखना, क्योंकि आगे चल के यही सब चीजें आपको आगे लेके जाएंगी, ठीक है। ए और बी हैं, ये दो लोग हैं जो आपस में रिलेशन में हैं। रिलेशन में है तो कहां से आए होंगे, ए वाला आदमी आया होगा कहां से, कैपिटल ए से, और बी वाला आदमी कहां से आया होगा, कैपिटल बी से आया होगा। ए में से एक आदमी, बी में से एक आदमी उठाओगे, डब्बे के अंदर बैठाओगे, कौन सा डब्बा लगाना है, छोटा वाला डब्बा लगाना है। तो हम बोलेंगे कि ए बी से क्या है, ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूं कि मान लो हमारे रिलेशन के अंदर क्या क्या बैठा है, 1 2 है, 2 4 है, फिर बोल देते हैं कि चलो 3 5 है, अब 7 9 है, ये बैठा हुआ। तो आप बताएंगे तो क्या क्या बताएंगे, बताइए ए में कौन कौन था और बी में कौन कौन था। ये जो पहला आदमी आया वो कहां से आया होगा, समुच्चय ए से आया होगा, ये भी समुच्चय ए से आया होगा, ये भी समुच्चय ए से होगा, और ये भी समुच्चय ए से। मतलब पहले वाले लोग समुच्चय ए से आते हैं, और दूसरे वाले लोग कहां से आते हैं। देखो ए वाला कहां से आएगा, समुच्चय ए से, और जो बी वाला वो कहां से आएगा, समुच्चय बी से। तो आपसे पूछेंगे बताओ समुच्चय ए क्या था, तो आप बोलोगे सर समुच्चय ए कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, और कौन है, 7 है। तो 1 2 3 और कौन हो गया, 7 हो गया। अब यहां से पूछेंगे बताओ बी वाला कौन है, तो बताओगे बी वाला सर दूसरा होता है, 2 4 5 और 9, 2 4 5 और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही है, ये टोटल लोग आ गए ए में, और ये टोटल लोग आ किसमें, बी में आ गए। तो क्या बोला जाता है, आप कभी प्रांत और परिसर के बारे में जानते हैं। आपने अगर 11th में पढ़ा होगा तो आपने प्रांत और परिसर के बारे में पढ़ा होगा कि क्या होता है प्रांत, क्या होता है परिसर, क्या होता है परिसर। देखिए प्रांत और परिसर क्या क्या है। प्रांत और परिसर का मतलब होता है जो पहले नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रांत। जो पहले नंबर होते हैं उनको बोलते हैं प्रांत। मतलब कि ए वाले जो नंबर रहेंगे वो किस फैमिली से आते हैं, कैपिटल ए से। तो जितने भी ए वाले रहेंगे, मतलब रिलेशन में जितने भी ए रहेंगे वो कहां से आए, ए बी में। ए बी में देखो जितने भी शुरुआत वाले नंबर रहेंगे वो सब के सब हमारा क्या बन जाएंगे, वो सब के सब क्या बनते हैं, प्रांत बनते हैं। और अगर इसी में आप दूसरे वाले लोगों को देखेंगे, कहां से देखना है, ए बी से देखना है। ए बी से दूसरे वाले लोगों को देखा जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बनते हैं परिसर। तो मैंने आपको बताया, आप अपने से देख के बता सकते हैं। देखो एक रिलेशन लिखा था, एक संबंध लिखा था, आप अपने से बता दिए कि क्या होगा प्रांत और क्या होगा परिसर। मैंने कहा कि जो पहले वाले लोग हैं वो प्रांत हैं, तो आपने कहा 1 2 3 और 7 क्या हो गया, प्रांत हो गया। फिर 2 4 5 और 9 ये क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो प्रांत और परिसर पहचानना आपके लिए फिर बाएं हाथ का खेल हो जाएगा अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो, कि पहले वाले आदमी जो रहेंगे वो आपका प्रांत रहेंगे, दूसरे वाले आदमी जो रहेंगे वो आपका क्या रहेंगे, परिसर रहेंगे। तो इस तरीके से हम संबंध बनाते हैं, इस तरीके से संबंध बनाए जाते हैं। तो संबंध के बारे में, कार्तीय गुणनफल के बारे में जितना हो सका मैंने अपनी तरीके से बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझाया है। आपको इन चीजें ना समझ में आए तो अगर फिर से आप वीडियोस को देखिए, समझिए और सुनने का प्रयास करिए कि मैं चीजें क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब लिखा हुआ है संबंध आर और आर के उल्टे का, मतलब इसको आर का इनवर्स बोलते हैं। आर का इनवर्स मतलब आर का उल्टा, रिलेशन का उल्टा, संबंध पलट देना का प्रांत और परिसर कैसे निकालते हो। देखो ये बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, ये आसानी से कर सकते हैं आप इसको। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक संबंध कौन है, एक संबंध है ए और कौन है, बी है। मान लीजिए एक संबंध आपके पास ए और बी है, ठीक है। एक संबंध ए और बी है। ए कहां से आएगा, ए आएगा कैपिटल ए से, और बी कहां से आएगा, बी आएगा कैपिटल बी से, ठीक है। बी आएगा कैपिटल बी से।
आप ये कहते हो कि संबंध का उल्टा कर दीजिए सर, उल्टा कर दोगे अगर, तो देखो संबंध का उल्टा करने का मतलब होता है कि पेयर को पलट देना है। जो ए का बी था उसको बी का क्या कर देना है, ए कर देना है, ठीक है। ए के बी के साथ संबंध, ए किससे संबंधित था, बी से, आपने उल्टा किया तो बी को किससे संबंधित कर दिया, ए से। अब बताइए ये जो बी है, ये जो बी है वो कहां से आएगा, वो तो कैपिटल बी का ही था, और जो ए है वो कहां का था, कैपिटल ए का ही था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, तो आपके पास एक संबंध था आर, इस संबंध में कौन कौन बैठा था, 1 2 3 4, और मान लीजिए 5, और कौन बैठा हुआ है, 6 बैठा हुआ है। तो आपने कहा कि सर इसका उल्टा बनाइए, उल्टा बनाया, तो उल्टा करने से बताओ ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 1 4 3, और ये क्या बन जाएगा 6 5। अब पूछेंगे बताओ इसका प्रांत क्या है, इसका प्रांत क्या है, तो तुम कहोगे सर इसका जो प्रांत होगा, प्रांत मतलब पहले पहले वाले लोग, प्रांत मतलब पहले लोग, प्रांत मतलब पहला मतलब कौन सा, 1 3 5, इसके प्रांत में कौन कौन है, 1 है, 3 और कौन है, 5 है, और इसके परिसर में कौन कौन है, ये भी देखो, इसके परिसर में कौन है, इसके परिसर में है 2 4 और 6, कौन कौन है, 2 4 और कौन है, 6 है। तो एक प्रांत लिख दिया, एक परिसर लिख दिया। ये किसके प्रांत परिसर हैं, ये परिसर प्रांत किसके हैं, बस आर के हैं, रिलेशन के हैं। और जब तुमने इसका उल्टा किया, जब उलट दिया इसको, तो उलटने के बाद बताओ प्रांत कौन हो गया और परिसर कौन हुआ, उलटने के बाद प्रांत और परिसर कौन हो जाएगा, पहले वाले का प्रांत कौन बन जाएगा, 2 4 और क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 2 4 और क्या बन गया, 6 बन गया। और यहाँ पे परिसर देखोगे तो परिसर 1 3 और कौन बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 1 3 और कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है इतना। तो देखो जब भी किसी भी संबंध को पलट दिया जाता है तो उनके प्रांत परिसर भी आपस में क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। बात सही है कि पहले वाले का जो कभी प्रांत हुआ करता था वो दूसरे वाले में अब क्या बन गया है, उसका परिसर बन गया। देखो 1 3 5 यहाँ प्रांत था और 1 3 5 क्या बन गया, परिसर बन गया। वैसे यहाँ भी जो प्रांत 2 4 और 6 था वो प्रांत अब क्या हो गया, परिसर में कन्वर्ट हो गया, 2 4 और 6 हो गया। तो जब भी आपको आर और आर के उल्टे का प्रांत और परिसर पूछा जाए तो आप सिंपली इसी तरीके से करोगे कि जो पहला वाला होता है वो प्रांत होता है, दूसरा वाला क्या होता है, परिसर। एक प्रांत होता है, दूसरा परिसर होता है। जब पलट दोगे तो पहला वाला प्रांत बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर कभी आप में एग्जाम से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2x माइनस वाई और 2 बराबर दिया हुआ है, इस तरीके से 2 दिया हुआ है और यहाँ मान लो पूछ दिया जाए वैल्यू की 3 है और यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, आपसे इनकी वैल्यू पूछ दे तो बताइए क्या x और y की क्या वैल्यू होगी। मैंने बताया ना कि पहला वाला किसके बराबर होता है, पहले के, दूसरा वाला किसके बराबर, दूसरे के। तो बताओ दूसरा दूसरे के बराबर, तो y की वैल्यू कितनी दिख गई तुमको, डायरेक्ट 2, y की वैल्यू डायरेक्ट दो दिख जाएगी। अब ये 2 का मान उठा के तुम पहले वाले में रख दोगे, 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा, ये 3 के। और y का मान अगर तुम 2 यहाँ रख दोगे तो बताओ यहाँ 2 रखने पे क्या मिल जाएगा, 2x बराबर कितना 5 और x का मान कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। बताओ x y निकल गए कि नहीं निकल गए। ये सब छोटे मोटे सवाल है जो कि अगर आपसे पूछ दिए जाए एमसीक्यू में तो आप तुरंत कर देंगे। ठीक, चलिए संबंध ए से संबंध बी यानी कि समुच्चय ए से बी पर संबंधों की संख्या, इससे रिलेटेड 2025 के सीबीएसई में एक सवाल पूछा गया था कि अगर सेट ए में 4 लोग बैठे हैं, मान लीजिए ए के अंदर कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, उसको ऐसे लिखें कि ए में अवयवों की संख्या कितनी थी बेटा, 4 थी, और बी में अवयवों की संख्या कितनी थी, 3 थी। ठीक है, तो हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ ए से बी पर कितने संबंध बन सकते हैं, कितने संबंध। हमने उप समुच्चय की संख्या का फॉर्मूला तुमको बता दिया था कि उप समुच्चय कितने बनते हैं, 2 के पावर में n बनते हैं, लेकिन संबंध बनने का फॉर्मूला अलग है। ए से बी पर, ऐसे लिख लो, फॉर्मूला रहेगा आपके लिए, फॉर्मूला है ए से बी पर संबंधों की कुल संख्या जो ए से बी पर कुल संबंध होंगे वो होंगे 2 के पावर में mn। 2 के पावर में कितने होते हैं, mn, जहां m क्या है, जहां m बराबर a में अवयव की संख्या, a में अवयव की संख्या, और n क्या है, n है b में अवयवों की संख्या, b में अवयवों की संख्या, ये भी अवयवों की संख्या। ठीक है, ए में कितने लोग हैं और बी में कितने लोग हैं, इनको बोलना है m और n। ए में जितने लोग बैठे होंगे वो क्या होंगे, m होंगे, और जितने भी लोग बी में बैठे होंगे वो क्या होंगे, n होंगे। तो यहाँ कितने लोग ए में थे, 4 लोग, बी में कितने लोग थे, 3 लोग। तो पूछेंगे कि बताओ ए से बी पर कितने संबंध बनेंगे, ए से बी पर संबंधों की कुल संख्या जो होगी, संबंधों की कुल संख्या कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 4 × 3,
मतलब 2 के पावर में कितना, 12। 2 के पावर में टोटल 12 संबंध बन सकते हैं। कहां से कहां पर, ए से बी पर। जब ए के अंदर कितने लोग हैं, 4 लोग, और बी के अंदर कितने लोग हैं, 3 लोग, तो ए से बी पर संबंधों की कुल संख्या जो होगी 2 के पावर 4 गुणे कितना हो जाएगी, 3, मतलब कि 2 के पावर 12 टोटल संबंध बन सकते हैं। ये है संबंधों की कुल संख्या निकालने का सूत्र, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। हो सकता है कि 1 नंबर वाला सवाल जो आगे आए उसमें पूछ दे कि ए में इतने लोग, बी में इतने लोग, बताओ कि ए से बी पर संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके से निकालना है। चलो आगे देखो, अब बात समझना, संबंध के प्रकार के बारे में अब बात करते हैं। संबंध के प्रकार तुम्हें समझने हैं। पहला है रिक्त संबंध, दूसरा है तत्समक संबंध, और फिर तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है क्या, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। 3 संबंध आपके सामने लिखे हुए हैं। एक है रिक्त संबंध, रिक्त संबंध क्या होता है, दूसरा तत्समक संबंध, और फिर सार्वत्रिक संबंध। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बताओ तुम्हारे पास एक संबंध R इस तरीके से है कि जिसके अंदर एक संबंधित है किससे, 3 से, 3 संबंधित है किससे, मान लो 5 से, 5 संबंधित है 7 से, और 7 संबंधित है 9 से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ रिक्त संबंध क्या है, रिक्त संबंध मतलब ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। हम पूछें बताओ 1 का 4 से कोई संबंध है इस सवाल में, 1 का 4 से कोई संबंध दिख रहा है, 1 का संबंध 3 से है और किसी से नहीं है। तो जब मैं तुमसे किसी ऐसे संबंध के बारे में पूछ रहा हूं जो इसके अंदर है ही नहीं, तो इस तरीके के संबंध को क्या बोला जाएगा, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का मतलब हुआ कि ए के अंदर अगर आपके पास कुछ लोग हैं, 1 2 और कौन है, 3 है, और बी के अंदर मान लीजिए कि 4 5 और 6 हैं। हम तुमसे पूछें कि बताओ 2 का 8 से कोई संबंध है, बताओ ये 2 का 8 से कोई संबंध बन सकता है। 2 का संबंध जब भी बनेगा तो या तो 4 से बनेगा, या तो 5 से बनेगा, या तो किससे बनेगा, 6 से बनेगा। और कितने लोग आएंगे संबंध, बता सकते हो कि इसके प्रोडक्ट में कितने लोग आएंगे, बताओ इसके कार्तीय गुणनफल में कितने लोग रहेंगे, इसके कार्तीय गुणनफल में कितने लोग होंगे, ए के अंदर 3 लोग, बी के अंदर 3 लोग, तो इसका मतलब 3 3 के कितने लोग, 9 लोग होंगे। उस 9 लोग में 2 का जो भी संबंध होगा या तो 4 से होगा, या तो 5 से होगा, या तो किससे होगा, 6 से होगा। किसी 2 का संबंध 8 से होगा, नहीं होगा। अगर 2 का संबंध 8 से नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन के अंदर नहीं है, उसको काट देते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे लिखा कि m है और n है, अगर ये रिलेशन में है तो लिखिए r, और अगर संबंध में नहीं है तो आप लिखेंगे ऐसे बना के, ऐसे काट देंगे तो लिखेंगे संबंध में नहीं है। तो ऐसे नंबर a का अगर कोई भी अवयव b के किसी भी अवयव से रिलेटेड नहीं है, अगर a के अवयव b के किसी भी एक अवयव से संबंधित नहीं है, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध, ठीक है। देखिए अब तत्समक संबंध क्या होता है। तत्समक का मतलब बेटा भूलना नहीं, तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। नोट्स जो प्रोवाइड करेंगे उसमें सारी डिफिनेशन लिखी रहेगी, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक, यहां बस समझना है। तत्समक संबंध क्या होता है, अगर कोई संबंध न बने तो संबंध खाली है, और संबंध खाली इसका मतलब वो रिक्त है। अब आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब यहाँ तत्समक, अगर कोई भी एक तत्व मान लो ए है, 1 है, और एक किससे संबंधित हो जाए, अपने से ही संबंधित हो जाए। जैसे यहाँ 2 किससे संबंधित है, 8 से, अगर 8 से हो जाए, 2 किससे हो जाए, 2 से हो जाए, 4 किससे हो जाए, 4 से हो जाए, मतलब हर अवयव अगर खुद से ही संबंधित होने लगे तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, तत्समक संबंध। जैसे a बराबर अगर तुम बना लो, इसको हटा देते हैं, a बराबर अगर बना लो, a के अंदर मान लो कि 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है, a के अंदर मान लो कि तुम्हारे पास 1 2 और कौन है, 3 है। हम कहते हैं कि चलो a का a से ही गुणा करो, तो बताओ तुमको क्या मिलेगा, a का a से ही गुणा करना होगा अगर, तो बताओ तब भी कितने लोग आएंगे, गुणा में कितने लोग आएंगे, 9 लोग। इसके अंदर कितने लोग, इसके अंदर कितने लोग, 3 3 लोग, 3 लोग यहाँ, 3 लोग यहाँ। तो जब भी गुणा करोगे किसका, a और a का गुणा करोगे, तो बताओ कितने लोग हो जाएंगे, टोटल 9 लोग हो जाएंगे। जब भी यहाँ तुमसे पूछा जाए कि a और a में कितने लोग, बोलोगे 9 लोग। इस 9 लोगों में बताओ पहला वाला आदमी किससे संबंधित होगा, पहले से मतलब 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 1 होगा। जब भी होगा तो 2 और 2 भी होगा, और 3 और 3 भी होगा, मतलब 2 2 से होगा, और किससे होगा, 3 3 से होगा। ये लोग भी उसी का हिस्सा रहेंगे, और रहेंगे तो बताओ 1 किससे संबंधित है, खुद से, 2 किससे संबंधित है, खुद से, और 3 किससे संबंधित है, खुद से। अगर 1 1 से, 2 2 से, और 3 3 से संबंधित हो जाए तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, तत्समक संबंध, जिसमें अवयव खुद से ही संबंधित रहते हैं। अगर किसी से संबंधित नहीं है तो रिक्त संबंध, और अगर खुद से संबंधित है तो क्या होता है, क्या बोलेंगे उसे,
तत्समक संबंध। और सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता है, सार्वत्रिक संबंध में क्या कहते हैं, अगर यदि यदि लिखो, डेफिनेशन लिख लेना, यदि ए का या इस लिखो, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। ठीक है, अगर ए का प्रत्येक अवयव, ए के सारे लोग बी के सारे लोगों से संबंधित हो जाए, इसका मतलब कोई रिलेशन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। रिक्त होने का मतलब होता है कि यहाँ का आदमी वहां संबंधित नहीं होना चाहिए। तत्समक का मतलब होता है खुद से संबंधित होना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब बेटा क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल। और ये समुच्चय भी जानते हो, ये बात समुच्चय में होती है कि सार्वत्रिक संबंध का मतलब होता है कि हर जगह का संबंध जितना भी दुनिया में पॉसिबल है वो सब उसके पास हो। यानी ए के सारे लोग बी के सारे लोगों से जितने भी तरीके के संबंध बन सकते तो उन्होंने सब बनाए हुए हैं। यानी सब तरीके से संबंधित है। ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो जाए तो उस तरीके के संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। ये 3 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मेन होगा जिसपे हम सवाल लगाएंगे या हमारा जहां तक जाकर रिलेशन वाला चैप्टर खत्म होगा वो इन सभी डिफिनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, जिसमें आपको पहला डिफिनेशन कौन सा पढ़ना है? स्वतुल्य संबंध, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात आपको याद रखना है कि स्वतुल्य क्या है, इसके आगे पढ़ेंगे तो आपको सम्मित मिलेगा और इसके आगे पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? संक्रामक मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि सवाल जो पेपर में आएंगे 3 नंबर के आएंगे और वो 3 नंबर का एक सवाल ऐसा आएगा कि बताओ हमारा संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है कि नहीं है। आपसे ये चीजें कभी नहीं पूछी जाएंगी। इन चीजों का हो सकता है परिभाषा पूछ दे कभी कभी, लेकिन सवाल जो मेनली पूछे जाएंगे वो सवाल इन पे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये वाले संबंध याद होने जरूरी है। स्वतुल्य संबंध, एक समुच्चय में संबंधों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? देखिए जरा, क्या क्या विभिन्न तरीके के प्रकार हो सकते हैं। स्वतुल्य, स्व का मतलब क्या होता है बेटा? स्व का मतलब होता है अपने से। स्व का मतलब क्या होता है? अपने से, अपने से। और तुल्य का मतलब होता है तुलना करना, तुलना करना। तो बताओ, अगर ऐसा संबंध तुम बना रहे हो जिसमें तुलना किससे हो रही है? खुद से हो रही है। तो खुद से होने का मतलब एक तरीके से कौन सा संबंध हो गया? तत्समक। तत्समक ही कहता है कि खुद से होना चाहिए संबंध। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि समुच्चय ए का अगर प्रत्येक अवयव खुद से ही संबंधित हो तो उसे कौन सा संबंध बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। लिखिए परिभाषा लिखेंगे, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो, स्वयं से ही संबंधित हो, स्वयं से ही संबंधित हो, तो यह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यह स्वतुल्य संबंध कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मान लो कि ए है, ए बराबर क्या दिया हमको? 1 2 और कितना दिया? 3 दिया। 1 2 और क्या दिया? 3 दिया। तो जब भी संबंध बने तो उस संबंध में क्या क्या होना चाहिए? उस संबंध में एक का संबंध किससे होना चाहिए? एक से, मतलब खुद से होना चाहिए। अगर खुद से है तभी वो स्वतुल्य है। तो एक का एक से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए और 3 का 3 से होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इस संबंध को कैसा संबंध बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या है कि जिससे ये संबंध बना है, ये संबंध बना कैसे होगा? आर बनता कैसे? आर बनता है हमेशा ए और बी के कैसे गुणनफल से? कार्तीय गुणनफल से। तो जब भी गुणा हुआ होगा तो उस गुणे में कुछ लोग आए होंगे ना। कैसे कैसे लोग आए होंगे? इस तरीके पेयर बना के लोग आए होंगे। और उस पेयर में कौन कौन होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3। अगर आपको खुद से खुद वाले लोग दिख रहे हैं तो आप बोल दीजिए ऐसा संबंध कौन सा है? स्वतुल्य संबंध। यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो जाए तो इस तरीके के संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। यानी खुद से दिखना चाहिए, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, अगर यहाँ 4 है तो 4 4 से भी दिखना चाहिए। अगर ऐसा संबंध आपको दिखे तो आप इस संबंध को बोलते हो स्वतुल्य संबंध। ठीक है, जैसे अब मैं आपको सवाल की बात बताता हूँ। सवाल आपसे थियरी वाले कैसे पूछ सकते हैं? ए बी का भाई है, मान लीजिए ए बी का क्या है? भाई है। ए बी का भाई है, ये संबंध है। ए और बी में कैसा संबंध है कि ए और बी आपस में क्या है? भाई हैं। ए और बी आपस में भाई हो गए तो बताओ, अगर हम हैं
और मेरा भाई है, ठीक है, मेरा भाई है, तो हम बोलेंगे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो अगर स्वतुल्य बनाना है तो स्वतुल्य में उसकी जरूरत नहीं है, स्वतुल्य में तुम्हें एक ही एलिमेंट चाहिए। यहां बताओ, अगर हम तुमसे कहते हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ठीक है, तो यहाँ अलग अलग कितने लोग हैं? 2 लोग। यहाँ कैसा है? एक ही लोग है, यहाँ एक ही लोग है, यहाँ एक ही लोग है। मतलब स्वतुल्य में तुलना खुद से होती है, अकेला वही होना चाहिए। तो बताओ, हम कह सकते हैं कि हम खुद ही के भाई हैं कि नहीं है? ये बात तो हम बोल ही सकते हैं ना कि हम खुद के भाई हैं। हमारा संबंध अपने आप से तो होगा ही होगा, फिर हम किसी दूसरे के भाई हो रहे हैं। तो हम अपने के लिए ये बात जरूर बोल सकते हैं कि हम खुद के भाई जरूर हैं, इसलिए हमारा रिलेशन अपने आप से सही होगा ही, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, आप स्वतुल्य का मतलब समझ गए कि स्वतुल्य में तुलना खुद से होती है। जैसे आगे चलते हैं, अब कैसा संबंध है? सममित संबंध। अब बात करते हैं सममित संबंध की। तो सममित संबंध क्या कहता है? सममित संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक कहता है कि माना आर के अंदर 2 लोग हैं, आपस में कैसे हैं? रिलेशन में, ठीक है। माना ऐसे करिए, यदि लिखिए, माना मत लिखिए, यदि आर बराबर ए और बी, ए कहां से है? ए से, और बी कहां से है? कैपिटल बी से, संबंधित है। कैसे लिखो? ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है। अगर ए का संबंध बी से है, उसी सेम रिलेशन से बी का संबंध अगर ए से हो जाए, उसी सेम रिलेशन से, जैसे मैंने तुमको बताया ना एग्जांपल पीछे वाला कि ए बी का क्या है? ए बी का भाई है। तो बताओ जरा, ए का बी से क्या संबंध है? ए बोलेगा कि मैं भाई हूं किसका? बी का। तो बताओ बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा कि मैं भी भाई हूं किसका? ए का। तो बताओ रिश्ता पलटा? लोग पलट गए लेकिन रिश्ता पलटा? रिश्ता नहीं पलटा, रिश्ता अभी भी भाई का ही है। मतलब ए अगर बी से संबंधित है और बी को ए से पलट दिया तब भी रिश्ता नहीं पलटा, रिश्ता अभी भी भाई का है। लेकिन मैं यही भाई की जगह बस क्या कर दूं? बहन कर दूं। अब बताओ, ठीक है, ऐसे कहूं कि मैं हूं और मेरी सिस्टर है बगल में, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मैं इसका भाई हूं, वो क्या बोलेगी? मैं इसकी बहन हूं। तो बताओ 2 लोग हैं आपस में, लेकिन मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि ए का बी से रिश्ता भाई का हुआ, लेकिन बी का ए से जब रिश्ता देखोगे तो वो किसका रिश्ता हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा बहन का रिश्ता, हो जाएगा ना। तो तुमने ए और बी को पलट दिया, इसके पलटने से रिश्ते भी आपस में क्या हो गए? पलट गए, इसलिए ये वाला संबंध हमारा सम्मित नहीं है। बात समझ में आई? तो सममित संबंध क्या होता है? सममित संबंध वो होता है कि अगर ए बी से संबंधित है तो ठीक उसी प्रकार से बी भी ए से क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए। इस संबंध को हम बोलते हैं सममित संबंध, ठीक है। चलो सवाल हम लगवाएंगे, बहुत सवाल लगवाने इस पे, और सवाल लगाएंगे तुम लोग को फिर चीजें समझ में आएंगे कि हम लोग किन किन चीजों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बी भी ए से संबंधित होना चाहिए, ए से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल की बात कर लें यहाँ पे, तो एग्जांपल हम लिख देते हैं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, तो बी भी ए का क्या होगा? बी भी ए का भाई होगा। ये वाला एग्जाम्पल जो रहेगा, ये वाला जो परिभाषा रहेगी, ये वाली परिभाषा रहेगी, किस संबंध को दिखा रही है? सम्मित को दिखा रही है, ठीक है, ये सम्मित संबंध को दिखा रही है। तो जो बातें आपको यहाँ से स्वतुल्य में समझाई गई, स्वतुल्य में क्या होता है? अच्छा बताओ, स्वतुल्य में कितने लोग पकड़ने होते हैं? बस 1 लोग, जिसका संबंध खुद ही से बताना होता है। सम्मित में कितने लोग पकड़ने होते हैं? 2 लोग, जिसमें ए और बी होते हैं। ए का बी से संबंध है तो हमको दिखाना पड़ता है कि बी का किससे होगा? ए से होगा। अगर बन गया तो कहिएगा सम्मित है, नहीं बना तो कहिएगा सम्मित नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे यहाँ देखो, 4 किसका गुणज है? 4 जो है वो किसका गुणज है? 2 का। 2 का गुणा करने से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन हम पलट सकते हैं क्या? 4 में गुणा करोगे 2 मिलेगा? हम बात प्राकृतिक संख्याओं की कर रहे हैं, बस प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। तो 2 में किसका गुणा करोगे 4 मिल जाए? 2 में तुम 2 का गुणा करोगे तुमको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। लेकिन तुम 4 में जब 1/2 का गुणा करोगे तब क्या मिलेगा तुमको? 2 में। लेकिन 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बताओ ये संबंध सम्मित हो पाएगा प्राकृतिक संख्याओं पर? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 तो 2 का गुणज हो गया। ऐसे समझ में आया तो ऐसे लिख लो, देखो ऐसे
दो का एक गुणज कौन होगा? 4 होगा। लेकिन 4 का कोई गुणज 2 है? नहीं है। 2 में 2 का गुणा करोगे 4 मिल जाएगा। 4 में 1/2 का गुणा करोगे तब मिलेगा, लेकिन 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब रिलेशन सही नहीं बैठ रहा है। 2 का 4 से है लेकिन 4 का 2 से नहीं है। ये बताओ, ये है कि नहीं सममित? एक का गुणज होता है कि नहीं होता है? होता है। एक किसका गुणज है? एक का। यानी एक में एक का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक मिल जाएगा। पलट दो, ये वाला इधर लिख दो, तब भी एक का एक में गुणा करने से मिल जाएगा ना। यानी जो स्वतुल्य है वो अपने आप सममित तो बन जाएगा। जो स्वतुल्य है वो सममित बन जाएगा, लेकिन सारे के सारे सममित वाले स्वतुल्य नहीं बनते हैं। स्वतुल्य बनने के लिए सिंपल बात है कि बस एक एक लोग होने चाहिए, और सममित बनने के लिए कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब कि संक्रामक संबंध की। ये हमारा आखिरी संबंध होगा, ठीक है। संक्रामक संबंध की बात करते हैं तो संक्रामक क्या बताता है? संक्रामक कहता है कि अभी तक आपने स्वतुल्य वाले में 1 लोग माने, सममित की बात की तो आपने 2 लोगों को माना, अभी आप संक्रामक में कितने लोगों को मानेंगे? 3 लोगों को। माना 3 अवयव ए बी तथा कौन है? सी। 3 अवयव हैं ए बी और सी, ठीक है। 3 अवयव हैं ए बी और सी। पहली बात हम ये कर रहे हैं, यदि ए और बी आपस में कहां बैठे बेटा? रिलेशन में। इसका मतलब कि ए और बी कहां है? आर में। तो समझ जाओ कि ए संबंधित है किससे? बी से। तथा बी जो है वो संबंधित है किससे बेटा? सी से। ए का संबंध किससे है? बी से। बी का संबंध किससे है? सी से। और वही रिलेशन है जो ए और बी में है। अगर ये इसका भाई है तो ये भी इसका क्या है? भाई है। तो ए सी भी संबंध में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस संबंध को बोलते हैं संक्रामक संबंध। अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे नहीं है। ए अगर बी का भाई है और वही बी अगर सी का भाई है, तो बताओ ए और सी भी आपस में क्या है? भाई भाई है ना। बात तो समझ आई कि ए अगर बी का भाई है, देखो यहाँ भाई का रिलेशन है, ये नहीं कि रिलेशन यहाँ जाके पलट जाए। अगर ये दोनों आपस में भाई हैं और ये दोनों भी आपस में क्या है? भाई हैं, तो ए और सी भी आपस में क्या होने चाहिए? भाई ही होने चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बात समझिए, देखिए, अगर हम कहते हैं कि ए और बी को घटाने से कैसी संख्या मिलती है? एक सम संख्या मिलती है, ठीक है। ए और बी को घटा दिया तो मान लो तुमको सम संख्या मिल रही है। जैसे मान लो ए और बी, तुम कोई नंबर मान लो, तुम कहते हो सर एक बार 8 मान लीजिए और एक बार 6 मान लीजिए, तो 8 और 6 को घटाने से क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। हम तुमसे कहते हैं कि 6 और 4 को पकड़ लो, तो 6 और 4 घटाने पे क्या मिलेगा? 2 मिला ना। कैसी संख्या मिल रही है? सम संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हमने कहा कि इसको इससे घटाने पे सम संख्या, फिर तुमने कहा कि 8 को 6 से किए और 6 को किससे कर दिए? 4 से। तो देखो, अगर ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा क्या नया नंबर सी है। तो बताओ यहाँ पे ए और बी को घटाने से कैसी संख्या मिल रही है? सम। बी और सी को घटाने पे कैसी संख्या मिल रही है? सम। तो तुम डायरेक्ट ए को किससे घटा दो? सी से। तो 8 को 4 से घटाओ, कैसी संख्या मिलेगी? सम। मिला कि नहीं? तो अगर ए और बी सम संख्या दे रहे हैं, बी और सी सम संख्या दे रहे हैं, तो हमने देखा कि ए और सी भी कैसी संख्या दे रहे हैं? सम संख्या दे रहे हैं। मतलब कि सम यहाँ है, सम यहाँ है और सम यहाँ भी है। ये वाला संबंध किन किन के बीच में है और यहाँ किसके बीच में है? तो यहाँ 8 और 4, 8 क्या था? ए था, और 4 क्या था? सी था। तो ए और सी के बीच में संबंध हो गया ना। तो अगर आपका संबंध ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो समझ जाइए कि ए और सी भी कहाँ होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। अगर आ गया तो ऐसे संबंध को बोलते हैं क्या? संक्रामक। और अगर नहीं दिखा तीसरा वाला तो बोलिएगा संक्रामक नहीं है, ठीक है। तुल्यता संबंध कहता है कि ऐसा संबंध जो इन तीनों तरीके के संबंध को रखता है। अगर ऐसा संबंध, देखिए, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। हम आपको जब सवाल लगवाएंगे तो आपको बताएंगे कि जब आप सवाल लगा के चेक करके देखोगे ना, तो कोई एक ऐसा संबंध होगा जो स्वतुल्य भी बन सकता है, संक्रामक भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? सममित भी बन सकता है। पहला स्वतुल्य चेक करते हैं, दूसरा क्या चेक करेंगे? सममित, और तीसरा क्या चेक करेंगे? संक्रामक। लाइन से याद रखेंगे। पहला चेक करेंगे हम क्या? स्वतुल्य चेक करेंगे,
फिर अगला क्या चेक करेंगे, सम्मित है कि नहीं। तो स्वतुल्य के लिए कितने लोग पकड़ने पड़ते हैं, एक एक लोग बस। और सम्मित के लिए कितने लोग, 2 लोग। और संक्रामक के लिए कितने लोग, 3 लोग। अगर स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो ऐसे संबंध को आप नाम दे देंगे क्या, तुल्यता संबंध। ठीक है, अब हमारी जो संबंध की पूरी थियरी थी, थियरी वाला पार्ट, पूरा थियरी वाला पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, जितनी भी परिभाषाएं थी, ये थे वो थे, सब संबंध के खत्म हो गए। आपको यही 3 संबंध की परिभाषाएं याद रखनी है और यही 3 इंपॉर्टेंट भी हैं, याद रखने का, क्योंकि सवाल इन्हीं तीनों पे बनेंगे बस। अब कल से जो शुरू करेंगे वो प्रश्नावली शुरू करेंगे, तो 1.1 से कहानी शुरू होगी और जितने भी सवाल रहेंगे वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे और लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। जो हार्ड होंगे मैं लगाऊंगा, जो थोड़े से इजी क्वेश्चन होंगे उनको मैं स्किप कर दूंगा, वो लोग आप खुद से करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे फिर आप पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये थियरी की पूरी क्लास खत्म होती है। यहाँ पे आपको संबंध के जितने भी तरीके से बताए गए, जितनी भी परिभाषाएं आपको बताई गई, सारी आपको अपनी कॉपी में मेंशन करनी है, नोट करनी है और रिवाइज करके ही आना है, ताकि जब सवाल लगे तो ऐसा ना हो कि जब सवाल में पूछा जाए कि तुल्यता संबंध क्या होता है तो आप परिभाषा भूल गए। ठीक है, तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, कम से कम इन 3 चीजों की परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए अपनी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं कल ही क्लास में, सुबह 8 बजे से फिर से क्लास रहेगी, तो सभी क्लास में आना है। टाइमिंग या नोटिफिकेशन जो भी होते हैं वो आपको एलएसआई हिंदी मीडियम के माध्यम से आपको कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी टाइमिंग बता दी जाती है। शाम को आपको टाइम बता दी जाएगी, कल की क्लास की टाइमिंग क्या होने वाली है, उस टाइम टेबल को फॉलो करके आप क्लास में आइए, पढ़िए और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। तो बोर्ड परीक्षा 2026 में एक टॉपर अपने इस बैच से निकल के आए, इसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मिलते हैं आप कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। जाओ भाई।